नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVTV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ आगे बने रहिएगा। खबरों की तरफ चलने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बायकॉट गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए हैं सवाल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी समेत अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। आप लोगों को बताते चलें आगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 23 दिनों के चुनावी कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या ये 23 दिन बीजेपी को खेल खेलने के लिए दिए गए हैं। राज्य चुनाव के लिए केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह एक बड़ी गड़बड़ी होगी। हम आम लोग हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव आयोग से धन के दुरुपयोग को रोकने का अनुरोध करते हैं। बीजेपी ने एजेंसियों के माध्यम से सभी जिलों में पैसा पहुंचा दिया है। देख सकते हैं कि गंभीर आरोप लगाया है सीएम ममता बनर्जी ने, और यहां पर कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। 23 दिन बीजेपी को खेल करने के लिए ही चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसान कांग्रेस के सदस्यों ने कृषि मंत्री के आवास के बाहर किया है प्रदर्शन, कृषि कानूनों को वापस लेने की है मांग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के सदस्यों ने तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास के बाहर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है और इन कानूनों को वापस लेने की मांग की है। किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर के सोई हुई सरकार को जगाने के प्रयास के तहत कृषि मंत्री के आवास को घेर लिया है। उन्होंने कहा है कि तीनों ही काले कानूनों को पारित किए जाने के समय से ही किसान कांग्रेस कृषकों के साथ खड़ी है और उनके मुद्दे का समर्थन कर रही है। सोलंकी ने कहा है कि किसान अंत तक लड़ेंगे और सरकार को उनकी मांगों को मानना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसान कांग्रेस ने घेर लिया है कृषि मंत्री के आवास को और जबरदस्त तरीके से किया है प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर इस बीच आप लोगों को बताते चलें, देशद्रोही है आरएसएस और बीजेपी, इनके अंदर देश को खत्म करने की सोच है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास का कहना है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन, महंगे हो रहे पेट्रोल डीजल के दाम सहित अन्य मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने जबलपुर पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने आरएसएस और बीजेपी पर एक बयान दिया है। उन्होंने इन दोनों ही संगठनों को देशद्रोही और देश को खत्म करने वाला बताया है। आप लोगों को बताते चले, बीवी श्रीनिवास ने मीडिया से कहा है कि पांडिचेरी हो, गोवा हो, कर्नाटक हो या फिर मध्य प्रदेश, बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में सरकारें गिराई हैं और खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की है। बीजेपी ने पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वारिस थे और अब वेस्ट इंडिया कंपनी के वारिस बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यही लोग पहले चड्डी पहनते थे, अब पैंट पहन रहे हैं, लेकिन इनकी सोच में कोई भी बदलाव नहीं आया है। बीजेपी और आरएसएस में तोड़ने, आपस में लड़ाने और देश को खत्म करने की सोच है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी और आरएसएस पर भड़के हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, भारत बंद रहा है, पूरी तरीके से सफल, हड़ताल पर रहे हैं 8 करोड़ व्यापारी, किसानों का खुल करके मिला है समर्थन। आप लोगों को बताते चलें, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट और कई अन्य संगठनों के आह्वान पर व्यापारी हड़ताल पर रहे। बंगाल, उड़ीसा में इसका खासा असर दिखाई दिया। व्यापारियों की मांग है कि जीएसटी के नियमों में संशोधन किया जाए, भारत सरकार के द्वारा लाए गए ई वे बिल की व्यवस्था को खत्म किया जाए। व्यापारियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की भी मांग की है। इस दौरान 40,000 व्यापारिक संगठनों से जुड़े 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारी हड़ताल पर रहे और उन्होंने अपनी दुकानों को पूरी तरीके से बंद रखा। तो वहीं किसानों ने भी भारत बंद का खुलकर के समर्थन किया और व्यापारियों के समर्थन में किसान भी हड़ताल पर रहे। देख सकते हैं, बड़ी खबर है। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, संजय सिंह ने लगाया है बड़ा आरोप, कहा देश की संपत्तियों को लगातार बेच रही है केंद्र सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद
भाजपा की केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने कार्यकाल में लगातार देश की संपत्तियों को बेच रही है। उन्होंने कहा है कि पुरखों की विरासत को बेचने वाला कपूत और बढ़ाने वाला सपूत कहलाता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जबरदस्त तरीके से इस दौरान मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि देश के लोगों ने अगर इसका विरोध नहीं किया तो ये लोग देश को पूरी तरह से बेच करके झोला उठा करके चले जाएंगे, फिर आप और हम किसी प्राइवेट लिमिटेड के अधीन होकर के रह जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों की आड़ में किसानों की जमीन खेती को बेचने की साजिश रच रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा सरकार का कृषि कानून किसानों के लिए वाकई लाभदायक है तो योगी जी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को सिंबल पर करवाएं और गांव-गांव जाकर के इस कानून के फायदे किसानों को बताएं। ये यहाँ पर संजय सिंह ने बीजेपी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। निर्मला सीतारमण पर भड़के हैं संजय राउत। बोले पेट्रोल डीजल की महंगाई को धर्म संकट बता करके जिम्मेदारी से भाग रही हैं वित्त मंत्री। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश में हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए तक पहुंच गई हैं, तो वहीं जिसकी वजह से आम जनजीवन में भी लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के दौरान पहले ही लोगों में भयंकर बेरोजगारी और गरीबी आ चुकी है। ऐसे में ईंधन के दाम बढ़ने से उन्हें दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं और चुप्पी साधे हैं, जिसके चलते सभी विपक्षी नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने कहा है कि देश में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त महंगाई बन चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं। यह अगर धर्म संकट है तो यह धर्म संकट यूपीए की सरकार के सामने भी था, लेकिन उन्होंने यह कभी भी नहीं कहा कि यह धर्म संकट है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस संकट से लड़ने के लिए हमेशा प्रयास किए हैं, लेकिन यह सरकार इन प्रयासों को करने की बजाय इस मुद्दे पर बात करने से भाग रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि ऐसे वित्त मंत्री को अपने पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इस समस्या को धर्म संकट बता करके इससे भागने की कोशिश कर रही हैं, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। आज तो ये पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की ही बात है, कल को जो ये तीनों ही कानून लाए गए हैं उसमें भी ऐसे ही मोदी सरकार जवाब देगी कि हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं गेहूं, चावल और दाल के। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस्तीफा मांगा है संजय राउत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। विकास दर में कमी, महंगाई में तेजी की दोहरी मार से लोग प्रभावित हुए हैं। ये यहाँ पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था की हालत के लिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोग कम विकास और तेज महंगाई की दोहरी मार से प्रभावित हुए हैं और इसके लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का कुप्रबंधन ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि तीसरी तिमाही की जीडीपी के आंकड़ों से एक बार फिर से साबित हो गया है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खस्ताहाल है, बदहाल स्थिति में है। उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में मात्र 0.4% की वृद्धि हुई है, जो कि अनुमान से बहुत ही कम है। आगे अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने का मतलब होगा कि कम निवेश और कम रोजगार का सृजन। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से घेरा है कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। जयंत चौधरी ने दी है योगी मोदी को बड़ी चेतावनी, कहा किसानों की बात नहीं मानी तो सरकार बदल दी जाएगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लखीमपुर और पीलीभीत के बॉर्डर पर आरएलडी के नेता ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार ने अपने स्टैंड को और भी ज्यादा सख्त कर लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें उलझ चुके हैं। यह बात तो साफ हो चुकी है कि सरकार किसी की भी बात मानने को राजी नहीं है, इसलिए इस किसान आंदोलन के दायरे को और भी बढ़ाने की अब जरूरत है, जिसके चलते हम लखीमपुर आहार पीलीभीत के बॉर्डर पर आए हैं। उन्होंने कहा है, आप लोगों को बताते चले, दूर दराज के इलाकों से लोग यहां पर एकजुट हो रहे हैं ताकि सरकार को यह एहसास दिलाया जा सके कि यह सीमित आंदोलन नहीं है,
हर राज्य में फैला हुआ आंदोलन है। सब किसानों की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो कल को सरकार बदल दी जाएगी। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से किसान महापंचायत में भड़के हैं जयंत चौधरी। मोदी सरकार और योगी सरकार को दे दी है चेतावनी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव पर भड़की हैं सीएम ममता बनर्जी। बोली बीजेपी ने जो कहा चुनाव आयोग ने वही किया। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसमें बंगाल में इस बार 8 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव बीजेपी के कहने पर करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने वही किया जो बीजेपी ने कहा। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि 8 चरणों में चुनाव करवाने से आखिर किसको लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जब 3 राज्यों में 1 चरण में और असम में 3 चरणों में चुनाव हो रहा है तो बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला आखिर क्यों लिया गया। उन्होंने कई जिलों में 1 से ज्यादा चरण में चुनाव पर कहा है कि एक ही जिले में 2-3 चरणों में चुनाव आखिर क्यों कराए जा रहे हैं। इस फैसले से किसको फायदा देना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि यह सब बीजेपी ने जानबूझ करके करवाया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने पर ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से भड़की हैं सीएम ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। साइकिल से विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव। बोले कल तक जो महंगाई डायन थी वो अब भाजपा की भौजाई बन गई है। आप लोगों को बताते चलें, बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की बिहार सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के जिस तरह से दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इस महंगाई से जनता पूरी तरीके से खस्ताहाल हो चुकी है और जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि यही भाजपा के लोग पहले महंगाई का मुद्दा उठा करके गाना गाया करते थे कि महंगाई डायन खाए जाता है। आज इनके कार्यकाल में महंगाई भौजाई बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा है कि आज महंगाई को इस स्तर पर ला दिया गया है कि आम लोगों के लिए यह एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। भाजपा की सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का मकसद यह भी था कि देश में चल रहे किसान आंदोलन में प्रदर्शनकारियों को तंग किया जा सके, उनको परेशान किया जा सके। और देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से घेरा है केंद्र सरकार और राज्य की नीतीश सरकार को तेजस्वी यादव ने। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। एमसीडी उपचुनाव, दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों के लिए वोटिंग 28 को 3 मार्च को आएंगे नतीजे। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली में 5 नगर निगम वार्डों के उपचुनावों के तहत 28 फरवरी यानी कि रविवार को वोट डाले जाएंगे। उपचुनावों के लिए प्रचार समाप्त हो चुका है। मुख्य प्रतिद्वंदियों आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने उपचुनावों में अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर किया है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।